नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार लव एनसीईआरटी क्लासेस पे स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कक्षा 12 का फिजिक्स का सिलेबस, यानी फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। हमने आपको पूरे सिलेबस के बारे में चैप्टर वाइज बताया था, एक चैप्टर के करके। तो आज हम जो है शुरुआत करने जा रहे हैं अपने पहले चैप्टर की, जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, अब इस चैप्टर को हम अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, पूरे अच्छे तरीके से। एक एक मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा और इसके डेरिवेशन कराऊंगा, और हमारे आगे जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो भी सब मैं आपको अच्छे तरीके से कराऊंगा। और बिल्कुल मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट जो 2025-26 में आने वाले हैं वो उसके बारे में आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे हैं और कौन कौन सी डेफिनेशन और जो बेस्ट न्यूमेरिकल है वो सब मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप अपने अच्छे तरीके से एक नोट्स बना लीजिए या फिर अपनी कोई एक भी अच्छे तरीके से कहीं भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर की। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो कृपया कर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगेगी तो बच्चों प्लीज लाइक कीजिएगा और प्यारा से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखो चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत आवेश के बारे में। चैप्टर का नाम ही है वैद्युत आवेश और ठीक है, तो वैद्युत आवेश क्या होता है बच्चों? तो वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती है। अर्थात वैद्युत आवेश एक प्रकार से जो वस्तुएं होती है उनके पदार्थ का एक मौलिक गुण है, जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे पे क्या लगाती है बच्चों? बल लगाती है। ये बल अब हमारा दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, एक तो हम कह सकते हैं इसको कौन सा बल, एक आकर्षण का बल भी हो सकता है, ये आपस में आकर्षण लगाए, या फिर कह सकते हैं कि ये क्या लगा सकती हैं, ये प्रतिकर्षण का भी बल लगा सकती हैं। ठीक है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से ये आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का बल लगाती हैं। ठीक है, तो बच्चों वैद्युत आवेश क्या है? एक प्रकार से जो वस्तु है उनके पदार्थ का एक मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल एक दूसरे पर आरोपित करती हैं। आगे हम दूसरे तरीके से भी आवेश को समझ सकते हैं, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। अगर हम दो वस्तुओं को लें आपस में, देखो जैसे मैंने ये दो वस्तुएं ली हैं इस प्रकार से, एक ये मार्कर है एक ये वाला, और इनको आपस में अगर हम तेजी से इस तरीके से रगड़ें तो क्या होगा बच्चों? तो इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस वस्तु में चले जाएंगे, या हो सकता है कि इसके इसमें चले जाए। हमने मान लिया कि इस वस्तु के क्या होते हैं, जब रगड़ते हैं आपस में तो इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, इस वस्तु में तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है और इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बच्चों? कमी होती है, तो उस पर कैसा आवेश आ जाता है? उस पर आ जाता है प्लस का आवेश। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, उस ठीक है, उस पर आ जाता है हमारा ऋणावेश। तो कह सकते हैं, ठीक है, तो धनावेश और ऋणावेश हमारे दो प्रकार के क्या होते हैं? आवेश होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, देखिएगा, अगर हम देखो एक एक्स इसका एक एग्जाम्पल लें, जैसे अगर बच्चों हम ले क्या ले, कांच की छड़। ठीक है, एक हमने ले ली बच्चों कांच की छड़, और दूसरा ले बच्चों हम क्या, एक रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। इन दोनों को हम अगर आपस में क्या करते हैं बच्चों, इस तरीके से रगड़ते हैं, तो क्या होता है, जो कांच की छड़ होता है उस कांच की छड़ में से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? रेशम के कपड़े के अंदर चले जाते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, हमारे कहाँ पहुंच जाते हैं? रेशम के कपड़े में पहुंच जाते हैं। जिससे क्या होता है, कांच की छड़ में क्या हो जाती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी बच्चों? इसमें इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी हमारे पास वृद्धि। क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बच्चों? कमी होती है, उस पर आ जाता है हमारा कैसा चार्ज? धनावेश। ठीक है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उस पर कैसा आवेश आ जाता है बच्चों? ऋणावेश। इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से तो ये वस्तुएं आपस में क्या हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं। ठीक है, अगर दो वस्तुएं कैसी हों, अगर दो वस्तुएं आपस में हो, एक धनावेशित और दूसरी ऋणावेशित। ठीक है, अगर हम कहें कि दो वस्तुएं आपस में दोनों ही कैसी हों? धनावेशित,
दोनों कैसी हो, धनावेशित। और तीसरा अगर कहे दोनों ही वस्तुएं हमारी कैसी हो, ऋणावेशित। ठीक है, पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन ये है। अगर दोनों वस्तुएं हमारी कैसी है, धनावेशित, या फिर दोनों ही कैसी हैं, ऋणावेशित, इन दोनों के लिए कह रहे हैं हम। तो बच्चों इन पे लगता है हमारे पास, दोनों अगर सेम सेम होगी तो उन पे लगेगा बीच में प्रतिकर्षण का बल। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। दोनों वस्तुएं हमारी, ठीक है, अलग अलग होती है, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों लगता है हमारे पास कौन सा, आकर्षण का बल, आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, अगर दोनों जो है हमारे अलग अलग होती हैं तो एक दूसरे को पास पास आएंगी। ठीक है, और अगर दोनों सेम आवेशित होती है, ये भी धनावेशित, ये भी धनावेशित, ये भी ये ऋणावेशित, ये ऋणावेशित, ठीक है, इस प्रकार से, तो क्या होती है, एक दूसरे दूर दूर भागती है। जैसे ये हम पास लाने की कोशिश करते हैं तो क्या होती है, पास नहीं आती, ये दूर दूर भागती है। तो इनके बीच में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है, और इनके बीच में लगता है आकर्षण का बल। तो इस प्रकार से हम समझेंगे, हमने समझा कि आवेश जो होता है बच्चों कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आवेश जो होता है, आवेश, आवेश कितने प्रकार का होता है बच्चों, तो आवेश होता है बच्चों हमारा कितने प्रकार का, दो प्रकार का। नंबर एक कौन सा, धनावेश, और दूसरे की बात करें तो बच्चों होता है ऋणावेश। इसको बोलते हैं हम क्या इंग्लिश में, पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं हम बच्चों निगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से हमारा बच्चों आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आवेश के बारे में। अब हम चलते ही आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मूल आवेश, मूल आवेश, ये इसको बोलते हैं इकाई आवेश। ठीक है, मूल आवेश या इकाई आवेश क्या होता है, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मूल का मतलब होता है बच्चों जड़, एकदम, यानी बेसिक, न्यूनतम कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो हेडिंग हमारा है मूल आवेश। इसी को बच्चों हम बोलते हैं क्या, इकाई आवेश, इकाई आवेश। और इंग्लिश में बच्चों इसको बोलते हैं यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज। ठीक है, इस प्रकार से यूनिट चार्ज। ठीक है, यूनिट चार्ज। तो बच्चों हमारे पास देखो, किसी भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु, उस वस्तु पे कम से कम या न्यूनतम जितना आवेश होता है उसको ही बोलते हैं हम उसका इकाई आवेश या मूल आवेश या फिर यूनिट चार्ज। ठीक है, और किसी भी वस्तु पे न्यूनतम जो आवेश होता है बच्चों, वो होता है हमारे किसके बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। यानी 1 इलेक्ट्रॉन पर जो है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, जितना आवेश होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको ही बोलते हैं बच्चों मूल क्या, आवेश। तो इसको कह सकते हैं क्या, किस प्रकार कह सकते हैं कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, और इसी आवेश को हम बोलते हैं मूल आवेश या इकाई आवेश। ठीक है, अब इस मूल आवेश का जो मान होता है, ठीक है, मूल आवेश का जो मान होता है, वैल्यू जो होती है, वो वैल्यू कितनी होती है, तो बच्चों होती है 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है इस, ठीक है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। और हाँ, इस आवेश को बच्चों हम लिखते हैं किससे, स्मॉल ई से दिखाते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया बच्चों मूल आवेश। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत आता है इसके। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, इसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगला हेडिंग है हमारा आवेश की परमाणुकता। आवेश की परमाणुकता क्या होती है, अगर बच्चों किसी वस्तु पे हमें कुल आवेश निकालना होता है तो बच्चों वो जो है हमारा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि अगर हमें किसी वस्तु पर क्या निकालना हो, आवेश हो, जानना हो, तो वो क्या होता है, वो हमारा जो है बच्चों मूल आवेश का, मूल आवेश यानी कितने का, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी पूरे पूरे नंबर का कोई एक प्रकार से कह दे तो वो क्या होता है, गुणज होता है। जैसे अगर हम मान लो, हो सकता है किसी वस्तु पर कितना इलेक्ट्रॉन, ई हो, 2e हो, 3 हो,
ऐसे डॉट डॉट करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हम मान लेंगे इसको n की फॉर्म में, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों उस पर, n e इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एक प्रकार से अगर हम कहें कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा या आवेश का मान, तो वो कितना होता है बच्चों, Q बराबर Ne, इसको हम Q से लिखते हैं। और ये जो होता है बच्चों हमारा जो है मूल आवेश E का क्या होता है बच्चों, पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब पूरा नंबर, जहाँ पे हमारा E क्या है, E है हमारा क्या बच्चों, मूल आवेश। और ये कितना होता है अभी मैंने आपको बताया, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 गुलाम। और इसी प्रकार n क्या है बच्चों, यहाँ पे n क्या है, n तो n है बच्चों हमारा कोई भी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब जो पूरी हो, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कितनी भी हो सकती, ऐसा ना हो कि 1/2 2/3 कुछ करके ऐसे ना हो, ठीक है, पूर्ण नंबर होना चाहिए। तो इस प्रकार ये थी हमारी आवेश की परमाणुकता, या फिर इसको आवेश का क्वांटीकरण इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला काफी इंपोर्टेंट है, आगे हमारा जो है न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, मैं आपको और आवेश के बारे में समझाता हूँ, ठीक है। तो बच्चों आवेश देखो, आप सब जानते होंगे कि कोई भी वस्तु जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है बच्चों, हमारी पदार्थ, या फिर इसको बोलते हैं हम द्रव्य। क्या बोलते हैं बच्चों, द्रव्य। और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हम इसको मैटर, ठीक है। कोई भी वस्तु जिसके अंदर भार होता है और जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है बच्चों, हमारी पदार्थ या फिर द्रव्य, या फिर इसको बोलते हैं मैटर। तो ऐसी कोई भी वस्तु हो दुनिया में, तो सारी वस्तु जो है बच्चों कुछ ना कुछ हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनकर बनी होती है, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। इन कणों को बच्चों बोलते हैं हम क्या, अणु। क्या बोलते हैं, अणु, यानी मॉलिक्यूल भी बोलते हैं इनको इंग्लिश में, अणु, ठीक है। और ये अणु भी और भी छोटे छोटे कुछ पार्टिकल से मिलकर होती है, जिनको बोलते हैं बच्चों परमाणु। क्या बोलते हैं, परमाणु। और ये बहुत सूक्ष्म होते ही हमको सिंपल आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये परमाणु, और परमाणु का आपने सबने केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है, इसकी संरचना पड़ी होगी। तो परमाणु को ऐसे एक गोल मानते हैं, ठीक है, इसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर या फिर 1 एंगस्ट्रॉम मानते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होता है बच्चों, इसके बीच में होता है बच्चों हमारे पास नाभिक। क्या होता है, नाभिक। नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक के चारों तरफ क्या होती है बच्चों, हमारी कुछ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। क्या होती है, कुछ वृत्ताकार ऐसे गोल गोल करके कह सकते हैं कि क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में क्या होता है बच्चों, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या काटते रहते हैं, चक्कर काटते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे इन कक्षाओं का नाम भी आपको सबको पता होगा, K L M N ऐसे करके होता है। इसको हम पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा इस तरीके से नाम भी देते हैं, ठीक है। तो इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बनाया ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये बाहर का भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो, अब हम कहें, आप सबको पता होगा कि प्रोटॉन, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे सबसे पहले समझेंगे प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है बच्चों। तो प्रोटॉन पे और कितना आवेश होता है ये भी जानेंगे। तो बच्चों प्रोटॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 गुलाम, ठीक है। किंतु कैसा होता है प्रकृति में बच्चों, वो होता है हमारे पास धनात्मक। कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसी बच्चों अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पे भी सेम चार्ज होता है, किंतु उसकी जो प्रकृति होती है वो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक। और इसी प्रकार से न्यूट्रॉन, तो बच्चों न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता, अर्थात शून्य आवेश होता है। और इसकी जो प्रकृति होती है बच्चों वो कैसी होती है, उदासीन, ठीक है, यानी न्यूट्रॉन को किसी से कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। अब आगे देखो हम बात करेंगे इस प्रकार से, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे जो आवेश है इस पे धनावेश है और इस पे कैसा है, उदासीन है। तो कुल मिला के जो पूरा नाभिक बनता है, तो नाभिक पे भी कैसा आवेश होता है बच्चों, पूरा धनावेश। और जो इलेक्ट्रॉन हमारा घूमता रहता है उस पर कैसा आवेश होता है बच्चों, ऋणावेश, यानी ऋणात्मक होता है। तो इन दोनों के बीच में एक प्रकार से आकर्षण बल लगता है, जिससे कि ये जो है आपस में घूमते रहते हैं,
ठीक। और जब ये आकर्षण बल लगता है बच्चों तो क्या होता है, जो बिल्कुल पास की कक्षा में इलेक्ट्रॉन बैठा होता है उस पे इस नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, बहुत अधिक होता है, और जो दूर की कक्षा में होता है उस पे इसका आकर्षण बल क्या होता है बच्चों, बहुत कम होता है। तो जिससे क्या होता है, परमाणु के की बाहर की कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है थोड़ी बहुत उष्मा पाकर ही क्या होता है बच्चों, वो इस परमाणु को छोड़ जाता है और बाहर निकल जाता है। यानी ये बाहर इलेक्ट्रॉन आ गया, अभी का इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा छोड़कर कहाँ आ गया, परमाणु से बाहर। तो इस इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही वो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों जो किसी भी हमारे बिजली के तारों में, ठीक है, या फिर जो भी चालक होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं बच्चों, विद्युत का प्रवाह करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट चलता है। ठीक है, आपको सबको पता होगा हमारे घर में जो लाइट चलती है करंट, वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन के कारण दौड़ती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बच्चों ये जो है एक एक ऐसा नहीं है कि बच्चों एक ही पदार्थ में जो है एक ही परमाणु हो। ठीक है, बहुत सारे परमाणु होते हैं, हजारों लाखों में होते हैं। तो हम मान सकते हैं कि भाई एक परमाणु से हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तीन निकल जाए, कितने, चार निकल जाए। ऐसा करके एन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। तो मैंने अभी बताया था यही क्या होती है, आवेश की परमाणुता। ठीक है, और इसको ही हम बोलते हैं किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, यानी जितने इलेक्ट्रॉन हमारे इससे निकल रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, वही एक प्रकार से क्या हो गया बच्चों, उस वस्तु पर आवेश हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से Q बराबर N। ठीक है, अब बच्चों आगे चलते हैं हम। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा क्या, प्रोटॉन पे आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश और न्यूट्रॉन पे आवेश। आगे इसी प्रकार से बच्चों आता है हमारे पास एक एल्फा कण की बात होती है, बहुत न्यूमेरिकलों में एल्फा कण। ठीक है, क्या, एल्फा कण, किसको बोलते हैं एल्फा कण। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों आपने सुना होगा, ठीक है, केमिस्ट्री में हीलियम, क्या सुना होगा, हीलियम 2He4, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, और परमाणु भार इस कितना होता है, 4। तो इसके ही बच्चों परमाणु यानी हीलियम, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको, हीलियम। तो हीलियम 2He4 के किसको, नाभिक को ही क्या बोलते हैं, नाभिक को क्या बोलते हैं, नाभिक को क्या बोलते हैं, अल्फा कण कहते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा कण बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बताता हूँ कि अल्फा कण पे जो है बच्चों, किस पे, अल्फा अल्फा कण, अल्फा कण पर, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है। तो बच्चों अल्फा कण पर आवेश होता है 2 गुना प्रोटॉन पर आवेश का 2 गुना कह सकते हैं। तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो अगर बात करें तो इसका कितना आ जाएगा, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश आ जाएगा कितना, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना कह सकते हैं इस तरीके से। अगर आगे हम बात करते हैं, ठीक है, आवेश के मात्रकों की, कि आवेश के मात्रक, ठीक है, मात्रक क्या होते हैं जिनसे हम इस राशि को नापते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे मात्रक होते हैं। तो बच्चों पहला मात्रक इसका जो अभी हम लिखते आ रहे थे वो है इसका कूलाम। कौन सा मात्रक है, कूलाम, जिसको हम कैपिटल सी से भी लिखते हैं, कूलाम को कैपिटल सी से। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने अपने नाम पर ही इसका मात्रक का नाम रख दिया कूलाम। दूसरा बच्चों होता है हमारे पास एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। अब ये कहाँ से आया बच्चों, ये अब हम आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे धारा के पदों में, Q बराबर आई टी से। ठीक है, ये यहाँ से आया। तीसरा बच्चों हमारे पास होता है इसका मात्रक ई एस यू, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, स्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इस प्रकार अगला मात्रक है हमारा ई एम यू, ई एम यू, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक
मैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अगला मात्रक है हमारा पांचवा, ये हमारा फैराडे। कौन सा मात्रक है? फैराडे, जिसको हम कैपिटल एफ से भी लिखते हैं, ठीक है। और एक प्रकार से बच्चों ये जो है क्या है, ये सबसे बड़ा मात्रक है। आवेश का क्या है? सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का क्या है बच्चों? सबसे बड़ा मात्रक। तो मैं आपको बताता हूं, देखो कि 1 ESU में कितने कूलाम होते हैं? तो बच्चों होते हैं हमारे 3.34 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। तो एक ESU में कितने कूलाम होते हैं बच्चों? ये 3.34 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। इसी प्रकार एक EMU में कितने कूलाम होते हैं बच्चों? तो 10 कूलाम होते हैं, बस केवल 10 कूलाम होते हैं। इसी प्रकार हमारा आता है बड़ा मात्रक, क्या? 1 फैराडे। क्या आता है? 1 फैराडे। तो एक फैराडा में कितने कूलाम होते हैं बच्चों? तो ये हमारे होते हैं बच्चों कितने? 96,500 कूलाम। तो ये हमारा सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। फैराडे को किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे 5 मात्रक थे, ठीक है। कौन कौन सा? कूलाम, एम्पियर सेकंड, ठीक है, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, और फैराडे। फैराडे सबसे बड़ा मात्रक है। तो बच्चों हमने इस प्रकार से पूरे जो है आवेश के क्या पढ़ लिए? मात्रक पढ़ लिए। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों इसके आवेश संरक्षण के नियम की, ठीक है। तो बच्चों आवेश संरक्षण का नियम किस प्रकार से हम पढ़ेंगे? आप सभी ने पढ़ा होगा, क्या? ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो कुछ इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं आवेश संरक्षण का नियम। हेडिंग डाल लेंगे, क्या? आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण नियम या आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? तो मैंने आपसे बताया अभी क्या, कि जो हमारे पास ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम, उसी के समरूप ये हम होता है। जिस प्रकार से हम ऊर्जा में बोलते हैं कि ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो वैसे ही बच्चों आवेश संरक्षण का क्या होता है? नियम होता है। तो आवेश संरक्षण को हम इस प्रकार से बोलते हैं कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था क्या, कि जब हमने दो वस्तुएं ली, दो वस्तु को आपस में रगड़ा, तो क्या हुआ? इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? इसमें चले गए, ठीक है। किंतु आवेश हमारा नष्ट नहीं हुआ, नहीं उत्पन्न हुआ, बल्कि इस रूप से इसमें हमारा ट्रांसफर हो गया, नहीं चला गया, इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। तो ये था हमारा आवेश संरक्षण का नियम। आज हमने आपको पूरा आवेश के बारे में अच्छे से बताया, अच्छे से समझाया, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। और आप सभी को अगर ये वीडियो बच्चों अच्छी लगे तो कृपया करें अच्छा सा लाइक करें और इसमें प्यार से कमेंट करें, और हमारी इस वीडियो को आगे तक सभी अपने यार दोस्तों तक शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आगे मैं इसी तरीके से आपको अच्छे से समझाऊंगा एक एक टॉपिक को, और अच्छे से हम पूरी फिजिक्स कवर करेंगे, और आपके एग्जाम में 2025-26 वाले एग्जाम में आपके अच्छे तरीके से बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप लगातार कंटिन्यू बने रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।